होते डीएनए की लंबी चेन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स नाम के एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर कॉइल होकर एक टाइट और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के चेन्स को बांध के रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरफियरेंस से। अच्छा, अब ज्यादातर लोग ना डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन तीन टर्म्स को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं या उन्हें आपस में अदला बदली करके यूज कर लेते हैं, पर इनमें डिफरेंसेस है जो अभी जान लेते हैं। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो, जो घर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स उन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई, या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई, या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। अब इन सबको आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई है, डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं। मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं, जो कि साइज में सबसे बड़ा है और उसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर्स साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर्स साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डेटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर्स साइड से आता है और एक फादर्स साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलनेस जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, वही दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डेटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा अपने माँ और बाप का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, बल्कि उनकी विशेषताओं का एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। वेल, दैट इज बिकॉज जैसे हमने जाना, ये ऑटोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, एक मदर साइड का और एक फादर साइड का। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा हिस्सा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली ये हर स्पीशीज के लिए फायदेमंद ही होता है। इन नए कॉम्बिनेशंस के जरिए आने वाले जनरेशंस की डाइवर्सिटी और बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उनका सर्वाइवल रेट, उनकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है। यू नो, एज इट इज सेड इन बायोलॉजी, वेरिएशन का ही दूसरा नाम है एवोल्यूशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बच्चा माँ बाप की विशेषताओं का एक हाइब्रिड बन जाता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल और फंक्शनल एवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब तक हमने सिर्फ 1 से लेकर 22nd पेयर वाले क्रोमोसोम्स, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, उनकी बात की। ह्यूमंस में 23rd पेयर भी होता है और वो बाकी के ऑटोसोम्स से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट क्योंकि ये सिमिलर पेयर्स में नहीं आता है तो इन्हें ऑटोसोम्स भी नहीं कहते, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स दो यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, X एंड X जो कि फीमेल बच्ची को जन्म देता है और X एंड Y जो कि मेल बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल बच्चा ही पैदा होगा, वरना फादर साइड से X क्रोमोसोम जाने पर नेचुरली फीमेल पैदा होगी। और इसीलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है। अच्छा, इस बात पे थोड़ा फोकस करना कि Y क्रोमोसोम का कोई जुड़वा नहीं होता, मतलब ये किसी के साथ भी लिंक या अटैच या जुड़कर अपने आप को रिकंबाइन
अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता जैसे बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स कर पाते हैं, विच बेसिकली मीन्स ये एज इट इज हमारे दादाजी से पिताजी में पास हुआ और पिताजी से हम में। और इसीलिए जेनेटिक्स या फॉरेंसिक्स में किसी भी इंसान की पैटर्नल लिनिएज यानी कि मेल एंसेस्ट्री को ट्रेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। और बस यही है XY सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम। इंटरेस्टिंग राइट?